Most welcome everyone. How are you? Are you fine? Fit, healthy, है ना? और आशा है कि केमिस्ट्री पढ़ने में आपको आनंद भी आ रहा होगा। देखो बेटा, आज हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ आमने सामने हो रहे हैं और आज की चर्चा का विषय हम लोगों का क्या है? आपको व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा, न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज। देखो बेटा, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया? जेम्स चैडविक के द्वारा इसका खोज किया गया। क्लियर? अब पिछले वीडियो में हम लोग प्रोटॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज पढ़े। उसमें विद्युत विसर्जन नली में अति निम्न दाब पर हाई वोल्टेज, उच्च वोल्टता प्रवाहित किए तो पहले हम लोगों को कैथोड किरणें मिली, फिर कैथोड किरणों के गुण लक्षण का अध्ययन किए, फिर कैथोड किरणों से इलेक्ट्रॉन की खोज, फिर इलेक्ट्रॉन के लक्षण, फिर उसी विद्युत विसर्जन नली से हम लोग कैनाल किरण की खोज किए। कैनाल किरणों के लक्षण हम लोग पढ़े। कैनाल किरणों के से हम लोग प्रोटॉन की खोज, फिर प्रोटॉन के लक्षण पर चर्चा हुई। आज हम लोगों की चर्चा का विषय क्या है? न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई है। तो देखो बेटा, न्यूट्रॉन की खोज किसी विद्युत विसर्जन नली से नहीं हुई है, ये एक नाभिकीय अभिक्रिया से हुई है। और नाभिकीय अभिक्रिया मैं आपको बता चुका हूं कि अभिक्रियाएं कितने प्रकार से होती हैं। एक आपको भौतिक परिवर्तन पढ़ाया हूं, फिर रासायनिक परिवर्तन पढ़ाया हूं, फिर नाभिकीय परिवर्तन पढ़ाया हूं। और नाभिकीय परिवर्तन में नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं। इसमें परमाणु के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं में परिवर्तन हो जाता है। और जब नाभिकीय अभिक्रिया होगी तो एक नया तत्व बनेगा। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया है कि जब तक किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक स्थिर है तब तक वह तत्व स्थिर है। जैसे ही परमाणु क्रमांक बदला, वो तत्व जो है दूसरे तत्व में परिवर्तित हो जाता है। ऐसी ही अभिक्रिया देखो बेटा यहाँ किया गया है। ये बेरिलियम है जिसका परमाणु क्रमांक 4, परमाणु भार 9। उस पर हीलियम की बमबारी की गई जिसका परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु भार 4। जब इसकी बमबारी की गई तो इसके नाभिक में परिवर्तन हुआ। नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 4 था, बढ़कर के 6 हो गया। परमाणु भार इसका 9 था, बढ़कर के 12 हो गया। तो जैसे ही इसका परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार 12 हुआ, अब ये बेरिलियम न रह करके ये क्या बन गया? कार्बन बन गया। एक नया तत्व बना कि नहीं बना? लेकिन इस कार्बन के साथ एक छोटा कण भी मुक्त हुआ। इसी छोटे कण को जेम्स चैडविक क्या नाम दिए? न्यूट्रॉन नाम दिए। क्या नाम दिए? न्यूट्रॉन। क्यों नाम न्यूट्रॉन दिए? क्योंकि यह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। इसके ऊपर कोई विद्युत आवेश नहीं था, न धन आवेश न ऋण आवेश। दूसरी चीज अध्ययन किए द्रव्यमान के बारे में, तो इसका द्रव्यमान क्या है? प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर। लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर इसका द्रव्यमान था। क्लियर? तो फिर चर्चा ये कि अब ये कोई किरण तो है नहीं कि किरण है तो किरणों का आप कैथोड का अध्ययन करो, उसका अध्ययन करो, है ना? अब इसका क्या है? सीधे इनकी खोज हुई, इनका नामकरण हुआ। फिर उसके बाद हम लोग चर्चा किस पर करेंगे कि न्यूट्रॉन के गुण या लक्षण क्या है। ध्यान रखना, क्या कहा गया कि न्यूट्रॉन सभी तत्वों के परमाणु का मूल कण है, केवल प्रोटियम को छोड़कर। तो देखो बेटा, ये कौन है? ये है प्रोटियम। प्रोटियम के नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं होते। यहाँ देखो, न्यूट्रॉन की संख्या अगर निकालना होगा
तो द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटाते हैं, तो एक में से एक घटाओगे तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या, 0, यानी इसमें न्यूट्रॉन है ही नहीं है ना। अब यहां जरा देखो, ये क्या है, विद्युतः उदासीन है, इसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर है। इसका द्रव्यमान कितना है, 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम में, 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम में, और AMU में रहेगा तो कितना रहेगा, इतना रहेगा, इसके जगह पर क्या होगा, 1.0008665 है ना। वही प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना पढ़े थे, प्रोटॉन का द्रव्यमान पढ़े थे 1.0007672 AMU, यानी प्रोटॉन के द्रव्यमान से न्यूट्रॉन का द्रव्यमान थोड़ा सा ज्यादा होता है ना। प्रोटॉन के द्रव्यमान से न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है, बट इसको हम कह सकते हैं कि ये लगभग बराबर है, लगभग बराबर है। क्लियर। अब यहां जरा देखो, न्यूट्रॉन को किससे डिनोट करते हैं, न्यूट्रॉन को N01 से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं, राइट। और न्यूट्रॉन की खोज कौन किया, न्यूट्रॉन की खोज कौन किया, देखो बेटा ऊपर लिखा है, इनकी खोज कौन किए, जेम्स चैडविक द्वारा इनकी खोज की गई, चैडविक द्वारा किया गया, किया गया, राइट। तो ये क्या है, ये न्यूट्रॉन के लक्षण है। देखो बेटा इसमें पॉइंट आपको याद करने वाला पॉइंट, ये आपको इनका द्रव्यमान है कितना आता है, ग्राम में, किलोग्राम में, और फिर इनको प्रेजेंट कैसे करते हैं, इनकी खोज कौन किया है ना। ये सब इनके क्या है, यह विद्युतः उदासीन होता है। अब आप जरा देखो, 3 प्रकार के मूल कणों की खोज हुई, 3 प्रकार के मूलकण की खोज हुई। पहला मूलकण कौन है, याद जरा देखो, इलेक्ट्रॉन, पहला कौन है, इलेक्ट्रॉन, दूसरा कौन है, प्रोटॉन, तीसरा कौन है, न्यूट्रॉन। ये देखो इस पर क्या है, इस पर है ऋण आवेश, और इस पर क्या है, धनावेश, इस पर क्या है, धनावेश है। और ये क्या है, उदासीन है, न इस पर धनावेश है न इस पर ऋणावेश है, ये क्या है, उदासीन है। अब आप जरा देखो, इन दोनों के आवेश की बात अगर हम करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, क्या है, 19 कूलम। अब प्रोटॉन पर भी कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, है ना। ये कैसा आवेश है, ये ऋण आवेश है, ये धन आवेश है, दोनों का वैल्यू बराबर है कि नहीं। और आप ये पक्का जान लो कि जब धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो एक दूसरे के आवेश को क्या करेंगे, उदासीन कर देंगे। और परमाणु में बेटा इनकी संख्या बराबर होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को उदासीन कर देता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को उदासीन कर देता है, इसलिए परमाणु पर कोई आवेश नहीं रहता। लेकिन पक्का है कि प्रत्येक परमाणु में ये दोनों रहते हैं, प्रत्येक परमाणु में ये दोनों रहेंगे, पक्का। अब जरा ध्यान दो, ये तो हमारी चर्चा रही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से संबंधित। सोते उठते जगते हमेशा याद रखो, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश है, ऋणावेश,
प्रोटॉन पर कैसा आवेश है, धनावेश। न्यूट्रॉन कैसा है, उदासीन है। इलेक्ट्रॉन पर कितना द्रव्यमान है, इतना द्रव्यमान है। प्रोटॉन पर कितना द्रव्यमान है, इतना द्रव्यमान है। दो अरे कितना आवेश है, दोनों पर। इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना, प्रोटॉन पर आवेश इतना, है ना। और दोनों आवेश क्या है, बराबर है। दोनों आवेश की इंटेंसिटी क्या है, बराबर है। ये दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, इसीलिए परमाणु क्या होता है, विद्युतः उदासीन होता है। क्लियर। अब जरा देखो बेटा, हम लोग चर्चा करते हैं रदरफोर्ड के प्रयोग पर, और वो भी रदरफोर्ड का प्रयोग कैसा, नाभिक की खोज संबंधी रदरफोर्ड का प्रयोग। अब फिर उनके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष पर चर्चा करेंगे, वो क्या निरीक्षण प्राप्त किए इस पर चर्चा करेंगे, है ना। और एक एक पॉइंट बेटा ध्यान से आप लोग पढ़ते रहेंगे। चलिए, तो अगली चर्चा हमारी क्या है, नाभिक की खोज संबंधी रदरफोर्ड का प्रयोग, है ना। आप कहेंगे कि नाभिक की खोज संबंधी रदरफोर्ड का और प्रयोग है। हाँ बेटा, एक रेडियो एक्टिविटी से संबंधित भी इनका प्रयोग है, जो आपको किताब में मिलेगा। और वैसे रेडियो एक्टिविटी तो केमिस्ट्री में है नहीं, फिजिक्स में आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा, तो वहाँ रदरफोर्ड का प्रयोग आपको मिलेगा और पढ़ना रहेगा। तो यहाँ हम लोग रदरफोर्ड का प्रयोग कौन सा पढ़ेंगे, नाभिक की खोज संबंधी। तो टॉपिक हमारा क्या होगा, नाभिक की खोज, नाभिक की खोज संबंधी, नाभिक की खोज संबंधी रदरफोर्ड का प्रयोग, रदरफोर्ड का प्रयोग, नाभिक की खोज संबंधी रदरफोर्ड का प्रयोग। देखो, नाभिक की खोज संबंधी जो रदरफोर्ड का प्रयोग है, वो सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी करके की गई थी। और अल्फा कणों की बमबारी करके ये कुछ निरीक्षण प्राप्त किए, और उस निरीक्षण से कुछ निष्कर्ष निकाले, जिससे ये पता चला कि परमाणु में कहीं नाभिक भी होता है, और नाभिक में कौन कौन लोग रहते हैं। नाभिक मीन्स क्या होता है, सेंटर। नाभिक मीन्स क्या होता है, सेंटर, जहां उसका टोटल वेट उपस्थित रहता है। क्लियर। तो यहां जरा देखो, इनके प्रयोग में क्या था, एक सोने की पतली पन्नी, और जो इसका वो है, ये मान के चले रदरफोर्ड कि परमाणु इतना ही बड़ा होता होगा, इतना छोटा होता होगा, और यहाँ तो मैग्नीफाइड करके लिखा गया है, लेकिन अब सोने की पतली झिल्ली जो होगी, इतना मोटा तो होगा नहीं जितना व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा है ना। तो ये माना गया कि इतना ही लगभग जो है ये है, और इस पर क्या है, अल्फा कणों की बमबारी की गई। किसकी बमबारी की गई, अल्फा कणों की बमबारी की गई। तो अल्फा कण पर बेटा कैसा आवेश होता है, अल्फा कण पर धन आवेश होता है, और भी कितना धन आवेश होता है, 2 धन आवेश होता है, 2 धन आवेश। तो क्या अपने प्रयोग में देखिए, जरा ध्यान दो, ये रदरफोर्ड अपने प्रयोग में क्या देखे, यहां देखो, ये अल्फा कण की बमबारी की जा रही है, और अल्फा कण होते क्या हैं, मूलतः हीलियम का नाभिक होता है। यहां देखिए, अल्फा कणों की बमबारी करके क्या देखे कि अधिकांश अल्फा कण बिना प्रभावित हुए सीधे आर पार निकल जाते हैं। क्या देखे कि अधिकांश अल्फा कण
बिना प्रभावित हुए सीधे आर पार निकल जाते हैं। राइट, ऐसे देखो अल्फा कण चले और सीधे आर पार निकल गए। दूसरा निरीक्षण क्या प्राप्त किए कि कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। कुछ अल्फा कण क्या है, अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। राइट, अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। और क्या पाए कि कुछ ऐसे अल्फा कण थे कि जो अपने उसी मार्ग में वापस चले आए, बैक वापस चले आए। यहां देखो अधिकांश अल्फा कण क्या है, सीधे आर पार निकल जा रहे हैं। और यहां देखो ये अल्फा कण क्या हुए, अपने मार्ग से विचलित हो गए। देखिए कुछ अल्फा कण क्या हुए, अपने मार्ग से विचलित हो गए। और कुछ अल्फा कण ऐसे थे जैसे गए वैसे वापस आ गए। राइट, तो ये 3 प्रकार से निरीक्षण प्राप्त किए। 3 निरीक्षण इनको मिला। क्या मिला कि अधिकांश अल्फा कण सीधे आर पार निकल गए, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो गए और कुछ अल्फा कण पुनः अपने उसी मार्ग में वापस चले गए, जैसे कि किसी दृढ़ पिंड से टकराकर कोई गेंद वापस आती है। मान लो दीवार पर गेंद मारो, फिर गेंद वापस आ गई, मारो फिर वापस आ गई। ऐसे ही अल्फा कण गए और टकरा करके वापस आ गए। क्लियर? तो यहां जरा देखो इनसे निरीक्षण क्या प्राप्त हुआ, प्रयोग से निरीक्षण क्या मिला। पहला निरीक्षण क्या है, प्रवाहित किए गए अल्फा कण में से अधिकांश अल्फा कण सीधे आर पार निकल गए, सीधे आर पार निकल गए। पहला निरीक्षण यही था कि जितने अल्फा कण प्रवाहित किए गए उसमें से अधिकांश अल्फा कण क्या है, बिना प्रभावित हुए सीधे आर पार निकल गए। मान लो 95%, 96% अल्फा कण सीधे आर पार निकल गए। क्लियर? दूसरा जगह देखो कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो गए, अपने मार्ग से विचलित हो गए। देखो बेटा क्या कहे कि 1-2 अल्फा कण जो है अपने मार्ग से डिस्टर्ब हो गए, विचलित हो गए, इधर उधर भाग गए। तीसरा इनका क्या है, तीसरा है कुछ अल्फा कण पुनः अपने उसी मार्ग में वापस आ गए, जैसे किसी दृढ़ पिंड से टकराकर कोई गेंद वापस आती है, कोई गेंद वापस आती है। देखो बेटा
तीन निरीक्षण इनको प्राप्त हुए। पहला क्या है कि अधिकांश अल्फा कण सीधे आर पार निकल गए। दूसरा निरीक्षण क्या पाए, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो गए और कुछ अल्फा कण पुनः अपने उसी मार्ग में वापस आ गए, जैसे किसी दृढ़ पिंड से टकराकर कोई गेंद वापस आती है। पकड़, ये तीन निरीक्षण प्राप्त किए और उससे विचार करने के बाद तीन ये निष्कर्ष निकाले। निरीक्षण प्राप्त करने के बाद क्या निकाले, निष्कर्ष निकाले। ये रदरफोर्ड का प्रयोग है, इसे नीचे लिख लेंगे, रदरफोर्ड का प्रयोग। अब देखो बेटा, हम लोग इनके निष्कर्ष पर चर्चा करते हैं कि क्या निष्कर्ष निकाले। देखो, तीन निरीक्षण से तीन निष्कर्ष निकला, तीन निष्कर्ष निकला। क्लियर? निरीक्षण तीन और निष्कर्ष तीन, और उसके बाद कंक्लूजन में रिजल्ट क्या आया, परमाणु का नाभिक। रिजल्ट में क्या आया, परमाणु का नाभिक। क्लियर? अब आप जरा देखो क्या कहेंगे पहले निष्कर्ष में, यहां प्रवाहित किए गए अल्फा कणों में से, अल्फा कणों में से अधिकांश अल्फा कण सीधे आर पार निकल गए, सीधे आर पार निकल गए, सीधे आर पार निकल गए। इससे रदरफोर्ड यह निष्कर्ष निकाले कि परमाणु का अधिकांश भाग या तो खोखला है या ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन का क्षेत्र है, इलेक्ट्रॉन का क्षेत्र है, जिससे आकर्षित होकर अल्फा कण आर पार निकल जाते हैं। देखो पहले पॉइंट में क्या कहा गया कि प्रवाहित किए गए अल्फा कणों में से अधिकांश अल्फा कण सीधे आर पार निकल गए। इससे रदरफोर्ड यह निष्कर्ष निकाले कि परमाणु का अधिकांश भाग या तो खोखला है, खाली कुछ नहीं है, या तो ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन का क्षेत्र है, जिससे आकर्षित होकर अल्फा कण आर पार निकल जाते हैं। अब आप कहेंगे कि अल्फा कण पर धनावेश है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है, अगर ऋण आवेश उसको आकर्षित करेगा तो आपस में जाके चिपक नहीं जाएंगे। देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत छोटा है, उसका द्रव्यमान बहुत कम है, वो छोटा बच्चवा है, छोटा है, बच्चवा है। अब अल्फा कण का है, महाबली खली है। अब महाबली खली एक बार अगर मान लो आकर्षण उत्पन्न किया, क्योंकि आकर्षण उत्पन्न करेगी, क्योंकि दो
दोनों का आवेश बराबर है। ऋण आवेश और धन आवेश क्या होते हैं, जितना धन आवेश प्रोटॉन पर उतने धन आवेश इलेक्ट्रॉन पर। तो आकर्षण में तो कमी नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो बहुत ही कम है। अब वो महाबली खली जहां एक बार स्पीड बनाएंगे तो क्या वो छोटा छोटा बच्चा उसको रोक पाएंगे? अरे वो सीधे आर पार निकल जाएगा भेदते हुए, है ना। तो रदरफोर्ड क्या कहे कि या तो ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन का क्षेत्र होगा और या तो किसका क्षेत्र होगा, खाली होगा, या तो खाली होगा, है ना। दूसरा पॉइंट जरा देखो, दूसरे पॉइंट में क्या कहा गया, प्रवाहित किए गए अल्फा कणों में से कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो गए, इससे रदरफोर्ड यह निष्कर्ष निकाले कि परमाणु का समस्त धनावेश उसके केंद्र में बहुत कम आयतन में केंद्रित होता है, बहुत कम आयतन में केंद्रित होता है। देखो बेटा क्या कहे, दूसरे पॉइंट में क्या देखेंगे कि कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो गए। तो क्या कहे कि प्रवाहित किए गए अल्फा कणों में से कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो गए। इससे रदरफोर्ड यह निष्कर्ष निकाले कि परमाणु का समस्त धन आवेश उसके केंद्र में बहुत कम आयतन में केंद्रित होता है। अब बताओ क्या कहे कि धन आवेश बहुत कम आयतन में केंद्रित है, तो जब कोई अल्फा कण इस धन आवेश के बगल से होकर के जाएगा तो धन आवेश और धन आवेश में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल। धन आवेश में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल। और इस प्रतिकर्षण बल के कारण ये अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। क्लियर? इसका मतलब क्या है कि धन आवेश पूरे परमाणु में नहीं फैला है, धन आवेश उसके केंद्र में बहुत कम आयतन में है। अगर परमाणु का धन आवेश पूरा परमाणु में अगर फैला होता तो जितने अल्फा कण सब बिखर जाते, कोई इधर जाता है कोई इधर जाता है, सब बिखर जाते हैं। लेकिन सारे के सारे बिखर नहीं रहे हैं, कुछ ही अल्फा कण बिखर रहे हैं। इसका मतलब उसका धन आवेश पूरे परमाणु में नहीं फैला है, उसके केंद्र में बहुत कम आयतन में है। और जब कोई अल्फा कण इसके नजदीक से होकर के जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। क्लियर? क्या बताए कि धन आवेश उसके केंद्र में है। क्लियर? अब तीसरा निष्कर्ष इनका देख लीजिए। तीसरे निष्कर्ष में क्या कहा गया, यहां देखिए, प्रवाहित किए गए अल्फा कणों में से कुछ अल्फा कण पुनः
अपने उसी मार्ग में वापस आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं। इससे रदरफोर्ड यह निष्कर्ष निकाले कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान व धनावेश, परमाणु का समस्त द्रव्यमान व धनावेश उसके केंद्र में कौन है? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के कारण द्रव्यमान होता है। तो सारा प्रोटॉन और द्रव्यमान उसके केंद्र में बहुत कम आयतन में, बहुत कम आयतन में और कैसे? दृढ़ रूप में केंद्रित होता है, दृढ़ रूप में केंद्रित होता है, दृढ़ रूप में केंद्रित होता है, जिसे नाभिक नाम दिया गया, ध्यान देना। क्या हुआ? प्रवाहित किए गए अल्फा कणों में से कुछ अल्फा कण पुनः अपने उसी मार्ग में वापस आ जाते हैं। इससे रदरफोर्ड यह निष्कर्ष निकाले कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान और धनावेश उसके केंद्र में। तो परमाणु का द्रव्यमान किसके कारण होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण। इनका जरा द्रव्यमान की तुलना कर लो तो आपको पता चल जाएगा। यहां देखो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम है ना? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? ये 0.0005476 AMU। जरा देखो तो कितना है ये। और वहीं प्रोटॉन का द्रव्यमान अगर हम देखेंगे तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है? 1.00767 AMU। वहीं न्यूट्रॉन का द्रव्यमान अगर है तो इनको जरा देखो 1.00866 AMU। देखो तो इनके द्रव्यमान की तुलना में इनका द्रव्यमान क्या होता है? लगभग नगण्य होता है। तो इसका मतलब क्या है कि परमाणु का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण है। तो क्या कहे कि सारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बहुत कम आयतन में दृढ़ रूप में केंद्रित होता है, जिसे नाभिक नाम दिया गया। वही केंद्रीय भाग जहां सारा का सारा द्रव्यमान है, सारा का सारा धनावेश है, उसी केंद्रीय भाग को क्या नाम दिया गया? परमाणु का नाभिक, न्यूक्लियस कहा गया। इसका मतलब क्या है कि इस प्रयोग से एक चीज तो क्लियर हो गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं? परमाणु के नाभिक में। कहाँ रहेंगे? परमाणु के नाभिक में। कौन रहेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में रहेंगे। अब केवल झगड़ा रह गया किसका? कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है और कैसे रहेगा, किस रूप में रहेगा, है ना? तो रदरफोर्ड के प्रयोग से क्या क्लियर हो गया कि परमाणु में नाभिक होता है और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो नाभिक की परिभाषा हम लोग लगे कम देख लें। तो
तो इसको जो है आप लोग लाइन टू लाइन जो है नोट करिएगा और वीडियो रोक रोक करके भी नोट करिएगा, नो टेंशन। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, परमाणु के नाभिक की परिभाषा देंगे और वो नाभिक की परिभाषा स्टैंडर्ड परिभाषा होगी और हमेशा याद रखने वाला पॉइंट है। ये नहीं कि आप एक बार आप याद किए, अब परीक्षा में लिख दिए, अब फिर परीक्षा आएगा फिर याद करेंगे। ये छोटी छोटी चीजें बेटा इनको ऐसे याद करना है कि फिर जीवन में कभी भुलाए नहीं। अगर आपसे कोई पूछे तो आप भी पढ़ा दीजिए कि ऐसे ऐसे होता है। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोगों का आज की पीरियड का लास्ट पॉइंट क्या होगा, परमाणु का नाभिक, यानी हम लोग नाभिक की परिभाषा देंगे। नाभिक और क्या होगा, न्यूक्लियस। नाभिक और न्यूक्लियस देखिए क्या है, परमाणु का वह केंद्रीय भाग, परमाणु का वह केंद्रीय भाग जिसमें परमाणु का समस्त द्रव्यमान, परमाणु का समस्त द्रव्यमान कोष्टक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन केंद्रित होता है, केंद्रित होता है। समस्त द्रव्यमान व धनावेश, द्रव्यमान व धनावेश, द्रव्यमान व धनावेश केंद्रित होता है। क्या करेगा, परमाणु का नाभिक, परमाणु का नाभिक कहलाता है, परमाणु का नाभिक कहलाता है। देखो क्या कहा गया, परमाणु का वह केंद्रीय भाग जिसमें परमाणु का समस्त द्रव्यमान व धनावेश केंद्रित होता है, परमाणु का नाभिक कहलाता है। क्या कहलाता है, परमाणु का नाभिक कहलाता है। राइट? तो ये प्रयोग रहा किसका, नाभिक की खोज संबंधी रदरफोर्ड का प्रयोग। आशा है बेटा आप लोगों को खूब बढ़िया से समझ में आया होगा और अगर खूब बढ़िया से समझ में आया है तो खूब लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों मित्रों को भी बताओ और वीडियो बेटा 2 बार 3 बार देख करके नोट अवश्य आप लोग बनाया करिए। नोट अगर नहीं बनाएंगे तो सब भूलता जाएगा। क्लियर? चलिए फिर ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए विश्राम। थैंक यू, धन्यवाद।